सोचो एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग जैसे कि पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स और सेलिब्रिटीज खामोशी से अपने प्राइवेट जेट्स और लग्जरी यार्ड्स में आते हैं। एक प्राइवेट आइलैंड जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से देखो तो ये एक आम आइलैंड जैसा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे भयानक और डिस्टर्बिंग क्रिमिनल केसेस का सेंटर बनने वाला था। एक ऐसा आइलैंड जहां जॉब्स के नाम पर अंडर एज लड़कियों को बुलाया जाता था और उसके बाद उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता था। और इन सब के पीछे सिर्फ एक मास्टरमाइंड का हाथ था, जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन का ये सीक्रेट नेटवर्क इतना बड़ा था कि इसमें दुनिया के सबसे बड़े और पावरफुल नाम भी शामिल थे। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट से लेकर रॉयल फैमिलीज और टेक बिलियनर्स, इन सब का नाम इसमें जुड़ा हुआ था। लेकिन इससे पहले ये एप्स्टीन कोर्ट में खड़ा होकर गवाही दे पाता, एक रात अचानक वो अपने ही हाई सिक्योरिटी जेल में डेड पाया गया। 20 जनवरी 1953, न्यूयॉर्क सिटी का ब्रुकलिन शहर। जेफरी एप्स्टीन एक बिल्कुल ऑर्डिनरी नेबरहुड से था। उसके फादर सिटी पार्क के ग्राउंड कीपर थे। हाई स्कूल तक एप्स्टीन पढ़ाई में बिल्कुल एवरेज था, पर जब बात नंबर्स की आती थी तो उसका दिमाग एक अलग ही लेवल पर चलता था। अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद जेफरी ने फर्दर स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन एप्स्टीन ने कभी अपनी डिग्री पूरी नहीं की। बट वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट बन गया। बिना कॉलेज ग्रेजुएशन के, बिना किसी डिग्री के, उसे मैनहट्टन के सबसे एलीट स्कूल में टीचिंग की जॉब हासिल हुई, द डेल्टन स्कूल। ये कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ न्यूयॉर्क के सबसे अमीर, सबसे पावरफुल फैमिलीज के जो बच्चे थे वो पढ़ने आते थे। सोचो एक इंसान जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन ना हो और वो अचानक इतने एलीट्स और इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठने लग जाए तो क्या होगा। एप्स्टीन के पास पढ़ाने का कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं था, फिर भी वहाँ के हेडमास्टर डोनाल्ड बार ने उसे एडवांस्ड मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने की इजाज़त दी। इस एक जॉब ने इस कॉलेज ड्रॉप आउट को सीधा न्यूयॉर्क के सबसे ताकतवर लोगों के साथ मिलवा दिया। शायद यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जहाँ उसकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन चेंज होने वाली थी। 1976 में चीजों ने एक अलग टर्न लिया। एप्स्टीन को अचानक डेल्टन स्कूल से निकाल दिया गया और उसका रीजन दिया गया पुअर परफॉर्मेंस। बट अब शायद हम जानते हैं कि वो असलियत में क्या रीजन रहा होगा। वहां से निकलते ही उन्होंने सीधा बेयर स्टर्न्स को ज्वाइन किया। उस वक्त बेयर स्टर्न्स वॉल स्ट्रीट की सबसे बड़ी और पावरफुल इन्वेस्टमेंट बैंक में से एक था। लेकिन यहाँ फिर से वही सवाल उठता है कि एक कॉलेज ड्रॉप आउट अचानक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म में कैसे घुस गया। एक इंसान जिसके पास फाइनेंस की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी, वो अचानक वॉल स्ट्रीट की सबसे टॉप फर्म में कैसे आ गया। एप्स्टीन डायरेक्टली बेयर स्टर्न्स के सबसे अमीर और पावरफुल क्लाइंट के साथ काम करने लगा। वो उनके कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रेटजीज को हैंडल करता, उनके डूबते हुए पैसे वापस निकालने में उनकी मदद करता, और देखते ही देखते सिर्फ 4 साल में वो एक लिमिटेड पार्टनर बन चुका था। आखिर एक कॉलेज ड्रॉप आउट जिसने अपनी पूरी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं करी, वो एक फाइनेंस फर्म का लिमिटेड पार्टनर बन गया। लिमिटेड पार्टनर बनने के ठीक 1 साल बाद एप्स्टीन को बेयर स्टर्न से भी निकाल दिया गया। कहते हैं इसका रीज़न ये था कि जेफरी ने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी, जो कि एक तरीके से इलीगल मानी जाती है। साथ ही में बेयर स्टर्न्स के क्लाइंट्स को वो सेपरेटली मैनेज करता था विदाउट इन्वॉल्विंग द कंपनी। बेयर स्टर्न्स से निकलने के बाद एप्स्टीन रुका नहीं। अर्ली 1980s में उसने अपने खुद का फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा करना शुरू किया। उसने अपनी एक प्राइवेट फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म बनाई। ये कोई आम फर्म नहीं होने वाली थी। एप्स्टीन ओपनली क्लेम करता था कि उसकी फर्म सिर्फ बिलियनियर्स का पैसा हैंडल करती है। उसका टारगेट मार्केट सिर्फ दुनिया के अमीर लोग थे। एप्स्टीन के इस राइज के पीछे सबसे बड़ा और इन्फ्लुएंशियल नाम था बिलियनियर बिजनेसमैन लेस वेक्सनर। वेक्सनर एल ब्रांड्स का फाउंडर था, वही कंपनी जो विक्टोरिया सीक्रेट जैसे मेजर ब्रांड चलाती थी। एप्स्टीन ने किसी तरह वेक्सनर का ट्रस्ट जीत लिया था और वो उसका पर्सनल एडवाइजर बन गया था। धीरे धीरे वेक्सनर ने एप्स्टीन को अपने सारे फाइनेंसेस पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अथॉरिटी दे दी। एक वक्त ऐसा आया जब एप्स्टीन के पास वेक्सनर के पूरे फाइनेंशियल अफेयर्स की पावर ऑफ अटॉर्नी तक थी। इस एक रिलेशनशिप के जरिए एप्स्टीन ने एनॉर्मस वेल्थ और इमेंस पावर हासिल कर ली थी। लेकिन इसी दौरान उसने मैनहट्टन का सबसे बड़ा और आलिशान प्राइवेट घर एक्वायर किया, ईस्ट 71 स्ट्रीट पर बना एक मैसिव टाउन हाउस। अर्ली 1990s के आसपास एप्स्टीन की लाइफ में एक ऐसी औरत की एंट्री हुई जिसने इस पूरी कहानी का रुख बदल दिया। उसका नाम था गिस्लेन मैक्सवेल।
मैक्सवेल कोई आम औरत नहीं थी। वो एक एक्सट्रीमली पावरफुल और एलीट बैकग्राउंड से आती थी। उसके फादर रॉबर्ट मैक्सवेल एक फेमस बिलियनियर न्यूज़पेपर पब्लिशर थे। 1991 में रॉबर्ट मैक्सवेल की एक सस्पिशियस तरीके से मौत हो गई। इस इंसिडेंट के बाद एक लंबी इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी, बट अपने पिता की मौत के तुरंत बाद गिस्लेन मैक्सवेल न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई थी। वहाँ आने के कुछ ही वक्त बाद एप्स्टीन से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। वो दोनों एक साथ बड़े बड़े सोशल इवेंट्स में जाने लगे, अमीर लोगों की प्राइवेट गैदरिंग्स में नजर आने लगे। मैक्सवेल देखते देखते एप्स्टीन की लाइफ और उसके सोशल वर्ल्ड की सबसे सेंट्रल फिगर बन गई थी। दुनिया को लग रहा था कि ये सिर्फ एक हाई सोसाइटी कपल है, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। सालों बाद प्रोसिक्यूटर्स ने इस बात को कोर्ट में साबित किया कि मैक्सवेल ने ही एप्स्टीन के डार्क ऑपरेशंस में उसका सबसे ज़्यादा रोल निभाया था। वो इंसान थी जो एप्स्टीन के लिए इन छोटी बच्चियों और लड़कियों को रिक्रूट करने का पूरा काम करती थी। जैसे जैसे एप्स्टीन की वेल्थ और उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता रहा, उसने दुनिया भर में मेजर प्रॉपर्टीज खरीदना चालू कर दिया। फ्लोरिडा के पाम बीच में उसने एक बड़ा मैंशन खरीदा। ये वही जगह थी जहां उसके खिलाफ पहला क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का सेंटर बना। लेकिन सबसे बड़ा राज कैरिबियन सी में छुपा हुआ था, जहां उसने एक पूरा प्राइवेट आइलैंड ही खरीद लिया। इस आइलैंड का नाम था लिटिल सेंट जेम्स। यही एप्स्टीन की सबसे फेमस और डार्क लोकेशन थी। यहाँ आने वाले वीआईपी गेस्ट सिर्फ प्राइवेट प्लेन्स और बोट से ही आ सकते थे। सालों तक इस दुनिया को इस बात के कानों कान खबर नहीं थी कि आखिर इस आइसोलेटेड आइलैंड पर होता क्या है। 2005 में पाम बीच में एक टीनेज लड़की ने पुलिस के पास आकर एक स्टेटमेंट दी। उसने बताया कि उसे एप्स्टीन को मसाज देने के लिए पैसे दिए गए थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस लड़की ने जो डिटेल्स बताई वो सबको शॉक कर देने वाली थी। डिटेक्टिव्स को जल्दी समझ आ गया था कि ये लड़की अकेली नहीं थी। एक के बाद एक कई और यंग औरतें पुलिस के सामने आई। डेकेड्स तक जेफरी एप्स्टीन ने पावर, वेल्थ और सीक्रेसी के दम पर अपनी एक अलग दुनिया बनाई थी। लेकिन पाम बीच से शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन एक ऐसे नेटवर्क को एक्सपोज कर रही थी जो सिर्फ एक मैंशन तक लिमिटेड नहीं था। ये एक ऐसी डार्क दुनिया थी जिसमें रिक्रूटर्स, प्राइवेट जेट्स और दुनिया के सबसे पावरफुल लोग शामिल थे।